अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। मैं हूं अब्दुल रज़्ज़ाक और चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस की डिस्कशन चल रही है और आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन 19.13 से डिस्कशन का आगाज करना है। सो चलते हैं अपने डिजिटल बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस करना है वो है 19.13। विल ब्राइट लाइट इजेक्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस देन डिमर लाइट ऑफ सेम कलर। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, जिसके मुताबिक किसी एक फोटॉन की एनर्जी E इज इक्वल टू एच एफ या फिर एच सी बाय लेमडा के इक्वल होती है। और किसी वेव के लिए जो क्वांटम मैकेनिकल इंटेंसिटी होती है वो I इज इक्वल टू एन ई के इक्वल होती है। अब यहाँ पे n एक इंटीजर है, E एक सिंगल फोटॉन की एनर्जी है और I है इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फिर इंटेंसिटी ऑफ अ बीम। इस वजह से जब हम इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन में ये एक्सप्रेशंस पुट करते हैं तो इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन बन जाता है एच एफ इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, और इन दोनों टर्म्स के साथ इंटीजर n इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब जब लाइट ज़्यादा ब्राइट हो तो क्वांटम मैकेनिकली तो इसका मतलब ये होता है कि लाइट ज़्यादा इंटेंस है, और अगर लाइट डिम हो तो इसका मतलब होता है कि लाइट लेस इंटेंस है। और इंटेंसिटी का मतलब क्वांटम मैकेनिकली क्या है? ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन्स। लेकिन अगर बात की जाए इंटेंसिटी की क्लासिकली, दैट मीन्स क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के ऊपर बात की जाए तो इंटेंसिटी एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट परपेंडिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी, यहाँ से डिफाइन की जाती है। और किसी एक वेव की जो एनर्जी है वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फर्दर एम्पलीट्यूड जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस वजह से जो एनर्जी है वो भी डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है, और ये जो इंटेंसिटी है ये एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जैसे कि हमने यहाँ पे शो किया। सो अब अगर हम बात करें क्लासिकल थ्योरी की तो इसके मुताबिक अगर फॉर एग्जांपल किसी मटेरियल की आयोनाइजेशन एनर्जी, एग्जाम्पल के तौर पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी है। अगर दो फोटॉन्स आते हैं, एक के पास जो एनर्जी है वो लेट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और दूसरे के पास जो एनर्जी है वो लेट से 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इनकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगी? वो होगी E1 प्लस E2, दैट मीन्स 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बन जाती है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के इक्वल। अब ये वाली एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा है, तो इस तरीके से ये दो फोटॉन्स मिलके एक इलेक्ट्रॉन में एब्जॉर्ब होंगे, और चूंकि एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा है तो इसलिए इस एनर्जी में से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, एटम को आयोनाइज करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी, और जो रिमेनिंग 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो काइनेटिक एनर्जी के तौर पे अपेयर होगी। लेकिन अगर हम बात करें क्वांटम मैकेनिकली तो इसमें क्या होगा कि अ सिंगल फोटॉन interacts with
a single electron at a time. So इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें कि किसी मटेरियल फॉर एग्जांपल एटॉमिक हाइड्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अगर एक अकेला फोटॉन जिसकी एनर्जी लेट्स से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये एनर्जी ग्रेटर है एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी से। तो अब इस फोटॉन में से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एटम को आयोनाइज करने में इस्तेमाल हो जाएगी, और जो रिमेनिंग 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन के तौर पे अपेयर होगी। दैट मीन्स क्वांटम मैकेनिकली एक टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन से सिर्फ एक ही फोटॉन इंटरेक्ट करता है, और इस दौरान वो एटम को आयोनाइज भी कर सकता है और उसको एक्साइट भी कर सकता है। तो अगर ये वाली एनर्जी फॉर एग्जांपल इंसिडेंट फोटॉन की 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बजाय कम होती, फॉर एग्जांपल 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती, तो फिर हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन जो पहले शेल में ऑर्बिट कर रहा है वो पहले शेल से दूसरे शेल में चला जाता, यहाँ से जंप करके इधर आ जाता, क्योंकि पहले और दूसरे शेल में जो बैंड गैप है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और अब अगर जो फोटॉन्स यहाँ पे इंसिडेंट हैं उनकी एनर्जी या तो 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो या फिर 10.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो इन दोनों सूरतों में ही ये फोटॉन्स हाइड्रोजन में एब्जॉर्ब नहीं होंगे और हाइड्रोजन एज अ मटेरियल इन फोटॉन्स के लिए ट्रांसपेरेंट रहेगी। एक्साइटेशन के लिए एनर्जी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए बैंड गैप के लिए, लेकिन एटम को आयोनाइज करने के लिए इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी से ग्रेटर भी हो सकती है। रिमेनिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन के तौर पे अपेयर हो जाती है, लेकिन चूंकि जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एक फिक्स्ड एनर्जी है, तो इसलिए उनको वही एनर्जी रखनी होती है, तो एग्जैक्ट बैंड गैप के बराबर एनर्जी वाला फोटॉन ही रिक्वायर्ड होता है। सो अब अगर यहाँ पे कहा जाए कि एक फोटॉन है जिसकी एनर्जी कितनी है, जिसकी एनर्जी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये क्या कर सकता है, ये आयोनाइज कर सकता है 1 एटम को, और यहाँ पे एटम एग्जाम्पल हाइड्रोजन के तौर पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक और फोटॉन 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आता है, तो वो क्या कर सकता है, वो आयोनाइज कर सकता है 2 एटम्स को। तो इस जगह पे एक्चुअली हुआ क्या है कि दो एनर्जी सेम ऐड हो गई हैं, और ये एनर्जी क्या बन गई है, ये बन गई है 2E या फिर 2HF या फिर 2HC बाय लैम्डा। तो ये तो इंटेंसिटी का रिलेशन बन गया है। तो इन जनरल अगर बात की जाए कि हमारे पास n फोटॉन्स हों, तो वो n फोटॉन्स क्या करते हैं, वो n एटम्स को आयोनाइज करते हैं, n इलेक्ट्रॉन्स इमिट करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिस्कस किया, दो फोटॉन्स ने दो एटम्स को आयोनाइज किया, दो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करवाए, तो n फोटॉन्स क्या करेंगे, n फोटॉन्स n एटम्स को आयोनाइज करवाएंगे और n इलेक्ट्रॉन्स इमिट करवाएंगे। सो इस बात का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी लाइट जो ज़्यादा इंटेंस है, दैट मीन्स ज़्यादा ब्राइट है, वो क्या करवाएगी, वो ग्रेटर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करवाएगी। और जो लाइट डिम है, दैट मीन्स लेस इंटेंस है, वो स्मॉलर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट या फिर इमिट करवाएगी। अब हम जरा इस क्वेश्चन का आंसर डिस्क्राइब कर देते हैं। The brightness of a beam primarily depends upon intensity of light. Energy of a single photon is given by E is equal to HF is equal to HC by lambda, and intensity of the beam is given by I is equal to NE is equal to NHF is equal to NHC by lambda. Since only change in intensity of a light is to be discussed here, while color remains the same, i.e. same frequency, wavelength and speed, so energy of each photon becomes constant, and we get I is directly proportional to N. So a more intense beam has more photons in it.
According to quantum mechanical model, a single electron can be excited or ionized by a single photon. The energies of two or more photons cannot be added to excite or ionize a single electron. So if the frequency of each individual photon is greater than or equal to threshold frequency, its wavelength is shorter than the cutoff wavelength and its energy is greater than ionization energy of certain atom, it can ionize a single atom and a single photoelectron may be emitted. Since brighter light is more intense, it will emit greater number of photons as compared with dimmer light. तो ये इस एक्सप्लेनेशन के बाद हमने जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर कर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन है, will higher frequency light eject greater number of electrons than a low frequency light? तो अगेन यहाँ पे डिस्कशन किसकी करनी है? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की. और इसमें हम जो बेस बनाएंगे वो होगी क्वांटम थ्योरी. इसके मुताबिक किसी सिंगल फोटॉन की बात की जाए तो उसकी जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो क्या बनता है? वो बनता है E इज इक्वल टू एच एफ या फिर एच सी बाय लेमडा. तो अब अगर आप किसी एक सिंगल फोटॉन की वेवलेंथ कम कर दें, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें और एनर्जी बढ़ा दें इस तरह से कि ये जो एनर्जी है ये ग्रेटर देन या इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी हो, जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो और जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर देन कट ऑफ वेवलेंथ हो, तो इस सूरत में ये जो फोटॉन स्ट्राइक करवाया है आपने किसी मेटल सरफेस के ऊपर, वो एक इलेक्ट्रॉन इमिट करवाएगा. और अगर आप फर्दर वेवलेंथ कम कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं और एनर्जी भी बढ़ा देते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये जो E माइनस फाई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाला रिलेशन है, इसमें E और फाई का डिफरेंस ज़्यादा होता जाता है. जाहिर बात है यहाँ पे फाई इसके इक्वल है एच एफ नॉट के इक्वल है और ये कोरिस्पॉन्ड करता है किसी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी को. और यहाँ पे जो E है वो हम लिख चुके हैं कि वो किसी फोटॉन की एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या है, वो किसी सरफेस ऑफ मटेरियल से इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स जिसने किसी भी कोलिजन में अपनी एनर्जी लूज नहीं की उसकी काइनेटिक एनर्जी है, जिसका एक्सप्रेशन 1/2mv² है, जहाँ पे v भी मैक्सिमम वेलोसिटी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो मेटल सरफेस से इमिट हो रहे हैं. तो अब अगर आप इस एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं इंसिडेंट फोटॉन की, तो इससे क्या होगा, ये वाला डिफरेंस बढ़ जाएगा और ये वाला डिफरेंस बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाने से मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी. और अब जब हम फोटो सेल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से सिंबॉलिकली कि उसमें यहाँ पे एनोड प्लेट है और यहाँ पे है कैथोड प्लेट, और एनोड को हमने बैटरी के नेगेटिव से और कैथोड को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट यहाँ पे आगे पड़ती है और यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से ये कैथोड प्लेट से अट्रैक्ट होते हैं और एनोड प्लेट से रिपेल होते हैं. तो यहाँ पे आते हुए ये अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करते चले जाते हैं. तो ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है ये इक्वल होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में गेन के. अब जिस कदर ज़्यादा एनर्जी से ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे उस कदर ज़्यादा ही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ये गेन करने के काबिल होंगे जब ये पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ आएंगे और कंटिन्यूसली रिटार्डेशन फेस करेंगे, स्लो डाउन होंगे. अब अगर कहा जाए कि ये जो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा है, सो U इज इक्वल टू क्यू वी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट भी क्या कर जाता है, वो भी इंक्रीज कर जाता है. सो जब आप इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है. और जो ग्राफ है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान में, वो इस तरह से बनता है कि चूंकि हम फिलहाल इंटेंसिटी चेंज की बात नहीं कर रहे, तो अगर एक लो फ्रीक्वेंसी और लार्जर वेवलेंथ वाली लाइट आएगी तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, ज़रा कम होगा. ये रेड कलर के फोटॉन के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल है. और अगर एक हाई एनर्जी फोटॉन
कि कोलिजन होगी किसी मेटल के इलेक्ट्रॉन के साथ, और इसके बाद हम एनोड को नेगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव कर देंगे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो पहले से ज्यादा हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हों, तो इसका एक ही तरीकाकार है, वो ये कि आप इस ग्राफ में जो भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रेड कलर की फ्रीक्वेंसी, तो आप फोटॉन्स की तादाद बढ़ा दीजिए, ज्यादा इंटेंस बीम यहाँ पे स्ट्राइक करवाइए। तो अगर यहाँ पे ये लो इंटेंसिटी और ये हाई इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने वाले करंट हैं, तो इनका रिलेशन ये होगा कि I1 विल बी स्मॉलर देन I2। अब अगर आप इसे इंटेंसिटी कहते हैं, तो कम इंटेंस लाइट जो है वो कम फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन भी करवाएगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी वीक होगा, और ज़्यादा इंटेंस लाइट ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मेंटेन करवाएगी। लेकिन अब चूंकि आप फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। और स्टॉपिंग पोटेंशियल कब मेजर किया जाता है, जब आप एनोड को नेगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव कर देते हैं। बाकी ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने ये वाला सेक्शन बनाया है पूरा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये तब है कि जब आप इस फोटो सेल में कैथोड को नेगेटिव और एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर रखते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फोटोन की इंक्रीज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज नहीं होता, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होते, सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है। जबकि अगर आप ज्यादा इंटेंस लाइट यूज करते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज कर जाता है और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम जरा ये देख लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन का आंसर डिस्क्राइब किस तरह से करना है। सो हम लिखेंगे frequency and wavelength of a single photon are related to its energy by following relation: E is equal to hf, that is equal to hc by lambda. So if a single photon has short wavelength, high frequency and high energy, it can provide more energy to a single electron during photoelectric emission. So stopping potential of a single electron will be high in such case. But if we require greater number of photoelectrons, greater number of photons is also needed, i.e. a more intense beam is required due to the fact that more intense beam contains greater number of photons, i.e. I is equal to Ne या NHF या फिर NHC by lambda. So a high frequency light will not emit greater number of photons as compared with a low frequency light if intensity is kept constant. So a high frequency light will not emit greater number of photons as compared with a low frequency light if intensity is kept constant. Dear students, remaining exercise short questions हम next lecture में continue करेंगे. So until then, Allah Hafiz.